आज केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी सीधा मार्क्स में कन्वर्ट होती है। इसी क्लैरिटी पर हम काम करने वाले हैं। इस सेशन में मैं आपके साथ 45 केयरफुली सेलेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, जो मैंने पास 10 से ज्यादा साल के नीट पेपर्स को एनालाइज करके चूज किए हैं। इन क्वेश्चंस का हाई पोटेंशियल है कि या तो यही क्वेश्चंस या इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के अराउंड क्वेश्चंस एग्जाम में दिखें। हर क्वेश्चन के साथ मैं कॉन्सेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में क्लियर करूंगी, तो ध्यान से सुनना। शुरू करती हूँ। क्वेश्चन 46। Consider a homogeneous mixture formed by combining two substances X and Y. If substance X is present in a significantly smaller proportion and dissolves completely in Y, forming a solution whose physical state is identical to that of Y, which statement correctly identifies the solute? Option 1 is substance X is the solute. Option 2 is substance Y is the solute. Option 3 is both X and Y are solutes. Option 4 is neither X nor Y is a solute as they both contribute to the solution. तो देखो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट आता है सोल्यूशन का। सोल्यूशन में जो कंपोनेंट लार्जेस्ट अमाउंट में होता है और जिसकी फिजिकल स्टेट सोल्यूशन के स्टेट जैसी होती है, उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। जो छोटे प्रोपोर्शन में होता है, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है सॉल्वेंट के अंदर, उसको बोलते हैं सल्यूट। सिंपल सी बात। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक्स छोटे प्रोपोर्शन में है, एक्स कंप्लीटली डिसॉल्व हो रहा है वाई के अंदर, और फाइनल सोल्यूशन की फिजिकल स्टेट वाई जैसी है। मतलब वाई क्या हो गया? वाई इज द सॉल्वेंट। अगर वाई सॉल्वेंट है तो सल्यूट कौन हुआ? जो डिसॉल्व हुआ छोटे अमाउंट में, दैट इज एक्स। इसलिए सब्सटेंस एक्स इज द सल्यूट। बिल्कुल क्लियर। अब ऑप्शन से एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन 2 बोल रहा है सब्सटेंस वाई इज द सल्यूट। गलत हो गया, क्योंकि वाई तो सॉल्वेंट है। ऑप्शन 3 बोल रहा है दोनों एक्स और वाई सल्यूट है। ऐसा कभी नहीं होता। सॉल्वेंट अलग होता है, सल्यूट अलग। ऑप्शन 4 बोल रहा है कोई भी सल्यूट नहीं, दोनों बस सॉल्यूशन का पार्ट है। ये टर्मिनोलॉजी ही कंफ्यूज कर रहा है। नीट में ऐसा आंसर कभी नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, सब्सटेंस एक्स इज द सल्यूट। क्लियर है? चलते हैं आगे। क्वेश्चन 47। Consider the following statements concerning how the utility of solutions depends on their composition. Statement 1. The specific concentration of salts in intravenous fluids is vital for preventing red blood cell damage. Statement 2. The concentration of ethylene glycol in antifreeze dictates its ability to lower the freezing point. Which of the above statements are correct with these options? Option 1 is both 1 and 2. Option 2 is only 1. Option 3 is only 2. Option 4 is neither 1 nor 2. तो देखो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आईवी फ्लूइड्स के बारे में है। जब हम पेशेंट को इंट्रावीनस सलाइन देते हैं, वो नॉर्मली नॉर्मल सलाइन होता है, जिसका सोडियम क्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन अराउंड 0.9% होता है, यानी कि आइसोटोनिक विद ब्लड प्लाज्मा। अगर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई, हाइपोटोनिक हो जाएगा, वाटर रेड ब्लड सेल्स के अंदर जाएगा, सेल्स स्वेल करके हिमोलिसिस हो सकता है। अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई, हाइपरटोनिक सोल्यूशन बनेगा, वाटर बाहर निकल जाएगा, सेल्स श्रिंक हो जाएंगे, क्रीनेशन हो जाता है। मतलब रेड ब्लड सेल्स को बचाने के लिए एग्जैक्ट सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बहुत क्रूशियल है। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। अब आते हैं स्टेटमेंट 2 पे। एथिलीन ग्लाइकॉल इन एंटीफ्रीज। एंटीफ्रीज का मैं काम क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट को नीच ले जाना, ताकि कार रेडिएटर्स या कूलिंग सिस्टम्स लो टेम्परेचर पे फ्रीज ना हो। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पे, यानी कॉन्सेंट्रेशन पे। जितना ज्यादा एथिलीन ग्लाइकॉल का कॉन्सेंट्रेशन, उतना ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। लेकिन ऑब्वियसली एक ऑप्टिमम रेंज होती है। तो इसकी यूटिलिटी डायरेक्टली उसकी कॉम्पोजिशन यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल पे डिपेंड करती है। स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। इसलिए दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और दोनों एग्जैक्टली वही प्रिंसिपल दिखाते हैं कि सॉल्यूशन की कॉम्पोजिशन से ही उसकी यूटिलिटी डिसाइड होती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, बोथ 1 एंड 2।
क्लियर है? चलते हैं आगे। Question 48. Why is it critically important for intravenous solutions administered to patients to be isotonic with human blood plasma? Option 1 is to prevent osmotic pressure differences that would cause red blood cells to either swell and lyse or shrink and crenate. Option 2 is to ensure red blood cells absorb excess water and swell, aiding in the delivery of nutrients to tissues. Option 3 is to maintain the blood's viscosity within a narrow range, ensuring efficient circulation through capillaries. Option 4 is to prevent any chemical reactions between the IV solution and blood components, thereby maintaining blood pH. तो देखो यहाँ पे कीवर्ड है आइसोटोनिक विथ ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा। आइसोटोनिक का मतलब होता है सेम सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस रेड ब्लड सेल मेम्ब्रेन। अगर सोल्यूशन हाइपोटोनिक हुआ, बाहर सोल्यूट कम अंदर ज्यादा, तो वाटर कहा जाएगा, वाटर एंटर करेगा आरबीसी के अंदर, सेल स्वेल करेगा एंड फाइनली लाइस हो सकता है। इसको बोलते हैं हिमोलिसिस। अगर सोल्यूशन हाइपरटोनिक हुआ, बाहर सॉल्यूट ज्यादा, तो वाटर सेल से बाहर निकलेगा, आरबीसी श्रिंक हो जाएगा, रिंकल्ड हो जाएगा। इसको बोलते हैं क्रीनेशन। दोनों ही कंडीशन पेशेंट के लिए डेंजरस है। ऑप्शन 2 क्या बोल रहा है कि सेल्स को स्वेल करवाना अच्छा है न्यूट्रिएंट डिलीवरी के लिए। ये बिल्कुल गलत है। एक्सेसिव स्वेलिंग से मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगा। ऑप्शन 3 विस्कोसिटी की बात कर रहा है, लेकिन आइसोटोनिसिटी का मेन रोल ऑस्मोटिक बैलेंस है। विस्कोसिटी प्राइमरीली सेल्स के नंबर और प्लाज्मा प्रोटीन्स पे डिपेंड करती है। ऑप्शन 4 पीएच और केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा है। वो चीजें बफर सिस्टम्स और कॉम्पोजिशन से कंट्रोल होती हैं, डायरेक्टली आइसोटोनिसिटी से नहीं। इसलिए बिल्कुल क्लियर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्लियर है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन 49. In large-scale industrial production of chemical solutions, mass percentage is frequently preferred over molarity or molality as a concentration unit. What is the primary reason for this preference? Option 1 is mass measurements are independent of temperature fluctuations and are easier to perform accurately on an industrial scale. Option 2 is molarity is temperature dependent, making mass percentage more suitable for calculating colligative properties. Option 3 is volume measurements are more precise and less prone to error than mass measurements in industrial settings. Option 4 is mass percentage directly indicates the number of solute particles, which is crucial for determining solution stability. तो देखो यहाँ पे बेसिक बात समझनी है कि इंडस्ट्री लेवल पे कौन सी चीज इजी होती है मेजर करना, मास या वॉल्यूम। इंडस्ट्रियल टैंक्स, रिएक्टर्स, पाइपलाइंस, इन सब में टेम्परेचर काफी फ्लक्चुएट करता है। वॉल्यूम क्या करेगा? वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन से चेंज हो जाएगा। लेकिन मास मास बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, चाहे टेम्परेचर बढ़े या घटे। इसलिए वेइंग मशीन से लार्ज स्केल पे एक्यूरेट मास लेना बहुत इजी और रिलायबल है। अब ऑप्शंस एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन 2 बोल रहा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए मास परसेंटेज बेटर है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए एक्चुअली मोलैलिटी या मोल फ्रैक्शन बेस्ट होते हैं, ना कि मास परसेंटेज। तो ये गलत लॉजिक हो गया। ऑप्शन 3 कह रहा है वॉल्यूम मेजरमेंट ज्यादा प्रिसाइज होते हैं। बिल्कुल उल्टा है। इंडस्ट्रियल लेवल पे वॉल्यूम ज्यादा टेम्परेचर डिपेंडेंट और एरर प्रोन होता है। ऑप्शन 4 बोल रहा है मास परसेंटेज डायरेक्टली नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताता है। ये भी गलत है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए मोल्स, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन यूज करते हैं। मास परसेंटेज से डायरेक्ट पार्टिकल्स नहीं मिलते। तो जो सही कोर रीजन है वो ऑप्शन 1 में है, मास इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर और इंडस्ट्रियल स्केल पे एक्यूरेटली मेजर करना इजी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्लियर है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन 50. Considering the typical low concentration of dissolved oxygen in seawater, which environmental change would most critically threaten aerobic aquatic organisms by further reducing oxygen availability? Option 1 is an increase in water temperature. Option 2 is a decrease in atmospheric pressure. Option 3 is an increase in water depth. Option 4
is a decrease in salinity. तो देखो यहाँ पे सी वाटर में वैसे ही डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन लो होता है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा एनवायरमेंटल चेंज ऑक्सीजन को और कम कर देगा, यानी कि सबसे ज्यादा डेंजरस होगा एरोबिक एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए, यानी कि जिस चेंज से सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन सबसे ज्यादा गिरती है वो हमारा आंसर होगा। पहले ऑप्शन 1 को देखो, इंक्रीज इन वाटर टेम्परेचर। फिजिक्स का बेसिक रूल है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब जैसे जैसे वाटर गर्म होगा उतना ही कम ऑक्सीजन डिसॉल्व हो पाएगा। ऑलरेडी ऑक्सीजन कम है सी वाटर में, ऊपर से टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन और क्रिटिकल लेवल पे चला जाएगा। तो ये डायरेक्ट थ्रेट है एरोबिक ऑर्गेनिजम्स के लिए, इसलिए ये ऑप्शन बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अब दूसरे ऑप्शंस को क्विकली एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन 2, डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ, हेनरीज लॉ के हिसाब से गैस सॉल्युबिलिटी कम होती है, लेकिन नेचुरल एक्वाटिक सिस्टम्स में टेम्परेचर चेंजेस का इम्पैक्ट ज्यादा क्रिटिकल और इमीडिएट होता है, इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेस्ट आंसर नहीं है। ऑप्शन 3, इंक्रीज इन वाटर डेप्थ। डेप्थ बढ़ेगी तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा, जिससे गैस सॉल्युबिलिटी एक्चुअली इंक्रीज होती है, तो ऑक्सीजन ज्यादा डिसॉल्व हो सकता है, थ्रेट नहीं है। ऑप्शन 4, डिक्रीज इन सैलिनिटी। सैलिनिटी कम करोगे तो सॉल्टिंग आउट इफेक्ट कम हो जाएगा, गैसेस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, यानी ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा। ये तो हेल्पफुल हो गया, हार्मफुल नहीं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, एन इंक्रीज इन वाटर टेम्परेचर। क्लियर है? चलते हैं आगे। क्वेश्चन 51, अ सील्ड बॉटल ऑफ कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक इज लेफ्ट ओपन एट रूम टेम्परेचर। As the drink warms up from refrigeration temperature, what happens to the solubility of CO2 gas in the drink? Option 1 is solubility decreases. Option 2 is solubility increases. Option 3 is solubility remains unchanged. Option 4 is the rate of CO2 escape increases but solubility remains constant. तो देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है गैसेस इन लिक्विड्स। जब CO2 वाटर में डिसॉल्व होता है, रिएक्शन क्या है? CO2 gas plus H2O liquid in equilibrium with CO2 aqueous plus heat। मतलब डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज होती है। अब ले शैटेलियर के अकॉर्डिंग अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, सिस्टम एक्स्ट्रा हीट को काउंटर करेगा बाय शिफ्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि रिवर्स डायरेक्शन टुवर्ड्स गैस साइड। इसका सिंपल मतलब कम गैस डिसॉल्व होगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, इसलिए ऑप्शन 2 गलत हो गया। क्योंकि ये सॉलिड्स के केस में सही होता है कि टेम्परेचर बढ़ाओ तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, बट गैसेस के लिए एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन में उल्टा होता है। ऑप्शन 3 भी गलत, क्योंकि सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कांस्टेंट रह ही नहीं सकती। ऑप्शन 4 स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। रेट ऑफ एस्केप डेफिनेटली बढ़ेगा जब ड्रिंक वार्म होगा, लेकिन इक्विलिब्रियम सॉल्युबिलिटी भी चेंज होती है, कांस्टेंट नहीं रहती बल्कि डिक्रीज होती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। क्लियर है? चलते हैं आगे। क्वेश्चन 52, assertion A is the solubility of a solid like glucose in water is negligibly affected by a significant increase in external pressure. Reason R is solids and liquids are highly incompressible, so their volumes and the dissolution process are largely independent of pressure changes. With these options, option A is both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Option B is both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Option C is A is true, but R is false. Option D is A is false, but R is true. तो देखो यहाँ पे पहले असर्शन को समझते हैं। ग्लूकोज एक सॉलिड सॉल्यूट है, वाटर एक लिक्विड सॉल्वेंट। एनसीईआरटी क्लियरली बोलता है कि सॉलिड्स इन लिक्विड्स के केस में प्रेशर का इफेक्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। मतलब आप एक्सटर्नल प्रेशर को काफी बढ़ा दो, फिर भी ग्लूकोज की सॉल्युबिलिटी में नोटिसेबल चेंज नहीं आता। तो असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीजन को देखो। रीजन कह रहा है सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर हाईली इनकम्प्रेसिबल, यानी उनका वॉल्यूम प्रेशर बढ़ने से ऑलमोस्ट चेंज ही नहीं होता।
जब वॉल्यूम और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ही चेंज नहीं हो रहा, तो डिसोल्यूशन प्रोसेस जो इन्हीं चीजों पे डिपेंड करता है, वो भी प्रेशर से ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए solubility of solids in liquids is largely independent of pressure। तो रीजन भी फैक्चुअली करेक्ट है। अब चेक करते हैं, क्या आर ए को एक्सप्लेन कर रहा है? असर्शन का स्टेटमेंट है, प्रेशर से सॉल्युबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ता। रीजन बता रहा है क्यों फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों फेजेस इनकंप्रेसिबल हैं, यानी डायरेक्ट कॉजल लिंक है। इसलिए ऑप्शन बी गलत, क्योंकि एक्सप्लेनेशन सही है। ऑप्शन सी एंड डी तो सीधे ही रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमने देखा ए भी ट्रू है और आर भी ट्रू है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्लियर है? चलते हैं आगे। क्वेश्चन 53। Assertion A is, when a non-volatile solute is added to a pure solvent, the vapor pressure of the resulting solution decreases. Reason R is, the solute particles occupy some surface area, reducing the number of solvent molecules available to escape into the vapor phase. Option 1 is, both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Option 2 is, both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Option 3 is, A is true, but R is false. Option 4 is, A is false, but R is true. तो देखो यहाँ पे ये पूरा कॉन्सेप्ट है राउल्स लॉ और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। जब हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, मतलब जो खुद वेपर फेज में नहीं जाता, उसको अगर प्योर सॉल्वेंट में डाल दिया, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा कम हो जाता है, क्योंकि अब सरफेस पे प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स कम हो गए, कुछ जगह सॉल्यूट ने ऑक्यूपाई कर ली। इसलिए असर्शन ए बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब रीजन को देखो। रीजन बोल रहा है सॉल्यूट पार्टिकल्स सरफेस एरिया ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इससे सॉल्वेंट के कम मॉलिक्यूल्स सरफेस पे अवेलेबल होते हैं, जो एस्केप करके वेपर फेज में जा सके। वेपर प्रेशर का मतलब ही क्या है? नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो वेपर फेज में जा पा रहे हैं। अगर सरफेस पे उनकी फ्रैक्शन कम हो गई, तो एस्केपिंग टेंडेंसी और रेट दोनों कम और वेपर प्रेशर भी कम। यानी कि रीजन भी ट्रू है और डायरेक्टली लॉजिकली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। इसलिए ना ऑप्शन 3 चलेगा, ना ऑप्शन 4, क्योंकि ए और आर दोनों ट्रू हैं। ऑप्शन 2 भी गलत है, क्योंकि यहाँ आर एक्चुअली करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है ए का। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्लियर है? चलते हैं आगे। क्वेश्चन 54। When a given volume of a sulfuric acid solution is diluted by adding water, which of the following properties of the solute remains constant? Option 1 is molarity. Option 2 is normality. Option 3 is number of moles. Option 4 is concentration in jam per liter. तो देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, लेकिन एग्जाम में गलती हो जाती है। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? हम सिर्फ सॉल्वेंट यानी कि वाटर ऐड कर रहे हैं, मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बढ़ रहा है। लेकिन जो सोल्यूट है सल्फ्यूरिक एसिड, उसका अमाउंट हमने ऐड या रिमूव नहीं किया। जो जितने मोल्स पहले थे उतने ही मोल्स बाद में रहेंगे। यही लाइन दिमाग में फिट कर लो। अब ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। जैसे ही तुमने वाटर ऐड किया, वॉल्यूम बढ़ गया, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, तो मोलैरिटी कम हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन 1 कांस्टेंट नहीं रह सकता। नॉर्मेलिटी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, इक्विवेलेंट पर लीटर। वॉल्यूम बढ़ेगा तो नॉर्मेलिटी भी डिक्रीज होगी, तो ऑप्शन 2 भी रॉन्ग। कॉन्सेंट्रेशन इन जैम पर लीटर भी मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होता है। वॉल्यूम इंक्रीज तो ये वैल्यू भी कम हो जाती है, तो ऑप्शन 4 भी कांस्टेंट नहीं रह सकता। सिर्फ एक चीज जो चेंज नहीं होती, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्योंकि ना हमने सोल्यूट ऐड किया ना रिमूव किया, बस पानी बढ़ाया। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर है? चलते हैं आगे। क्वेश्चन 55। A 30 milliliter solution of 0.5 MH2SO4 is diluted by adding water until its final volume becomes 500 milliliter. What is the molarity of the diluted H2SO4 solution? Option 1 is 0.03 m. Option 2 is 8.33 m. Option 3 is 0.028 m.
ऑप्शन 4 इज 0.3 m। तो देखो यहाँ पे सिंपल सा डाइल्यूशन का फंडा लगता है। m1v1 इक्वल्स m2v2, ये नीट का फेवरेट फॉर्मूला है। m1 है इनिशियल मोलारिटी 0.5 m, v1 है इनिशियल वॉल्यूम 30 मिलीलीटर, v2 है फाइनल वॉल्यूम 500 मिलीलीटर। हमें m2 निकालना है यानी फाइनल मोलारिटी। तो फॉर्मूला में पुट करते हैं 0.5 इंटू 30 इक्वल्स m2 इंटू 500, मतलब 15 इक्वल्स 500 m2। तो m2 हो गया 15 डिवाइडेड बाय 500। इसको सिंप्लीफाई करो, 15 बाय 500 इज 0.03 m, यानी कि सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट हो गया, मोलारिटी कम हो गई, जो लॉजिकली भी सही लगता है। वॉल्यूम बढ़ा, कॉन्सेंट्रेशन गिरी, समझे? अब गलत ऑप्शंस को फटाफट देखते हैं। ऑप्शन 2 8.33 m, ये तब आता है जब बच्चा गलती से फॉर्मूला उल्टा लगा दे, m2 इक्वल्स m1v2 by v1, जो बिल्कुल गलत है। डाइल्यूशन में मोलारिटी बढ़ती नहीं, कम होती है, इसलिए 8.33 वैसे ही रिजेक्ट हो जाता है। ऑप्शन 3 0.028 m तब आता है जब तुम डाइल्यूटेड टू 500 मिलीलीटर को गलत पढ़ के 500 मिलीलीटर वाटर ऐड किया मान लेते हो और V2 को 530 ले लेते हो। और ऑप्शन 4 0.3 m डेसिमल मिसप्लेस करने की टिपिकल सिली मिस्टेक है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 0.03 m। क्लियर है? चलते हैं आगे। क्वेश्चन 56। A hydrogen oxygen fuel cell is highly valued as an energy source for its efficiency and environmental benefits. Which of the following statements best explains these advantages? Option 1 is it converts chemical energy directly into electrical energy with high efficiency, producing only water as a byproduct. Option 2 is it stores a large amount of electrical energy that can be recharged multiple times. Option 3 is it produces hydrogen peroxide, which can be safely disposed of as its main byproduct. Option 4 is it utilizes thermal energy from the combustion of hydrogen to generate electricity. तो देखो यहाँ पे फ्यूल सेल का बेसिक फंडा समझ लो। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डायरेक्टली एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब केमिकल एनर्जी डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। बीच में कंबशन या हीट इंजन का स्टेप नहीं आता, इसलिए एफिशिएंसी बहुत हाई होती है, क्योंकि हीट लॉसेस, फ्रिक्शन लॉसेस वगैरह जो इंजन्स में होते हैं वो यहाँ पे नहीं होते। और सबसे इंपॉर्टेंट, ओवरऑल रिएक्शन से सिर्फ वाटर फॉर्म होता है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स कुछ भी नहीं, इसलिए एनवायरमेंटली क्लीन सोर्स है। अब ऑप्शंस एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन 2 बोल रहा है लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करके रिचार्ज कर सकता है। ये डिस्क्रिप्शन बैटरी का है, रिचार्जेबल सेल का, फ्यूल सेल का नहीं, क्योंकि फ्यूल सेल को कंटिन्यूअसली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सप्लाई करनी पड़ती है। ऑप्शन 3 हाइड्रोजन पेरोक्साइड बाई प्रोडक्ट बोल रहा है, जो गलत है, मेन प्रोडक्ट वाटर है। ऑप्शन 4 कंबशन और थर्मल एनर्जी की बात कर रहा है, लेकिन फ्यूल सेल में कंबशन नहीं होता, डायरेक्ट इलेक्ट्रोकेमिकल कन्वर्जन होता है, इसलिए ये भी रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्लियर है? चलते हैं आगे। क्वेश्चन 57। Considering the fundamental nature of electrical conductivity, which statement accurately distinguishes metallic conductors from electrolytic conductors? Option 1 is metallic conduction involves the flow of delocalized electrons, whereas electrolytic conduction involves the migration of ions. Option 2 is metallic conductivity increases with rising temperature, while electrolytic conductivity decreases with rising temperature. Option 3 is metallic conduction always results in chemical decomposition, while electrolytic conduction does not involve any chemical change. Option 4 is in metallic conductors, charge is transferred by the movement of atoms, while in electrolytic conductors, it is transferred by the movement of molecules. तो देखो यहाँ पे बेसिक फंडा समझ लो। मेटालिक कंडक्टर मतलब मेटल्स, जहां पे कंडक्शन होता है थ्रू डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल लैटिस, यानी कि इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, इलेक्ट्रॉन्स फ्री है मूव करने के लिए, इसलिए करंट कैरी करते हैं।
इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या होता है? सॉल्यूशन या मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट होता है, जहां पे कैटियंस एंड एनायंस मूव करते हैं, यानी आयंस आर द चार्ज कैरियर्स। तो इलेक्ट्रॉन्स वर्सेस आयंस, यही में डिफरेंस है। इसलिए ऑप्शन 1 बिल्कुल टेक्स्ट बुक लाइन है। अब दूसरे ऑप्शंस एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन 2 बोल रहा है मेटालिक कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, जो गलत है। मेटल का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ता है, तो कंडक्टिविटी एक्चुअली डिक्रीज होती है, क्योंकि आयन ज्यादा वाइब्रेट करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को स्कैटर कर देते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स में जनरली टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, क्योंकि आयन मोबिलिटी बढ़ जाती है। तो ऑप्शन 2 उल्टा लिखा हुआ है। ऑप्शन 3 बोल रहा है मेटालिक कंडक्शन ऑलवेज रिजल्ट्स इन केमिकल डिकम्पोजिशन, बिल्कुल गलत। मेटालिक कंडक्शन इज प्योरली फिजिकल, कोई केमिकल चेंज नहीं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में ही इलेक्ट्रोलाइसिस, रीडॉक्स रिएक्शंस, केमिकल डिकम्पोजिशन होता है। ऑप्शन 4 में तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स लिख के ही चार्ज कैरियर्स को गलत कर दिया। हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्लियर है? चलते हैं आगे। क्वेश्चन 58। Which of the following statements accurately describes a significant application or benefit of electrochemistry? Option 1 is facilitates the conversion of chemical energy into electrical energy in devices such as batteries. Option 2 is primarily involves the transformation of electrical energy into nuclear energy for power plants. Option 3 is focuses on synthesizing complex organic polymers through high temperature decomposition. Option 4 is directly converts light energy into chemical energy as seen in biological photosynthesis. तो देखो यहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कोर काम क्या है? कन्वर्जन बिटवीन केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब रीडॉक्स रिएक्शन चल रहा है और उसी से करंट जनरेट हो रहा है या करंट देकर रिएक्शन करवा रहे हो। क्लासिक एग्जांपल बैटरी, फ्यूल सेल, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो जो ऑप्शन इस लाइन पे बात करेगा वही सही होगा। ऑप्शन 1 बोलो क्या कह रहा है? facilitates conversion of chemical energy into electrical energy in devices such as batteries. बिल्कुल टेक्स्ट बुक लाइन है। गैल्वेनिक सेल, बैटरी, फ्यूल सेल सब इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन हो रही है और हम लोग उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ऑप्शन 2 में न्यूक्लियर एनर्जी आ गया। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स फिजन फ्यूजन से काम करते हैं, वो न्यूक्लियर फिजिक्स का टॉपिक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नहीं। इसलिए ऑप्शन 2 रिजेक्ट। ऑप्शन 3 कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हाई टेम्परेचर डीकॉम्पोजिशन। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और थर्मल प्रोसेसेस की बात है, कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या इलेक्ट्रोड इन्वॉल्व नहीं, तो ये भी गलत। ऑप्शन 4 फोटोसिंथेसिस की बात कर रहा है, जहां लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनती है। ये फोटोकेमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री का एरिया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का प्राइमरी डोमेन नहीं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्लियर है? चलते हैं आगे। क्वेश्चन 59। A galvanic cell utilizes zinc and copper electrodes exhibiting a standard cell potential of 1.10 volt. Determine the standard Gibbs free energy change in kilojoule per mole for the spontaneous reaction occurring in this cell. Given F equals 96,500 coulomb per mole. Options are, with these values, option 1 is minus 212.3 kilojoule per mole. Option 2 is plus 212.3 kilojoule per mole. Option 3 is minus 106.15 kilojoule per mole. Option 4 is minus 21.23 kilojoule per mole. तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनामिक्स दोनों लिंक हो रहे हैं। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज के लिए फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा जी नॉट इक्वल्स माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ये याद होना चाहिए, बिल्कुल रात लो। माइनस साइन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। अब जिंक कॉपर सेल का रिएक्शन क्या होता है? जिंक सॉलिड गिव्स Zn2 प्लस aqueous प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और Cu2 प्लस aqueous प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर सॉलिड। ओवरऑल रिएक्शन बन गया Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस aqueous gives Zn2 plus aqueous
प्लस Cu सॉलिड, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड N इक्वल्स 2। अब वैल्यूज पुट करते हैं। डेल्टा G नॉट इक्वल्स -2 मल्टीप्लाइड बाय 96,500 मल्टीप्लाइड बाय 1.10। पहले मल्टीप्लाई कर लो। 2 इंटू 96,500 इक्वल्स 1,93,000। उसको 1.10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा अप्रोक्सीमेटली 2,12,300 जूल पर मोल। जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर 3 से डिवाइड कर दो, तो बन गया -212.3 किलो जूल पर मोल। अब ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन 2 सेम मैग्नीट्यूड है लेकिन साइन पॉजिटिव दे दिया, जो गलत है क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा G नॉट नेगेटिव होता है। ऑप्शन 3 हाफ वैल्यू है, मतलब N इक्वल्स 1 ले लिया, जो रॉन्ग है। ऑप्शन 4 बहुत ही छोटा वैल्यू है, फैराडे कांस्टेंट या मल्टीप्लिकेशन गलत किया गया होगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 -212.3 किलोजूल पर मोल। क्लियर है? चलते हैं आगे। क्वेश्चन 60। In a standard Daniell cell operating spontaneously, an external opposing potential EEXT less than 1.1 volt is applied. Which statement accurately describes the electron and conventional current flow? Option 1 is electrons flow from the zinc electrode to the copper electrode and current flows from copper to zinc. Option 2 is electrons flow from the copper electrode to the zinc electrode and current flows from zinc to copper. Option 3 is both electrons and current flow from the zinc electrode to the copper electrode. Option 4 is both electrons and current flow from the copper electrode to the zinc electrode. तो देखो, यहाँ पे डैनियल सेल का बेसिक फंडा याद करो। जिंक इलेक्ट्रोड एनोड होता है, कॉपर इलेक्ट्रोड कैथोड होता है जब सेल स्पॉन्टेनियसली चल रहा है। मतलब सेल का ओन ई सेल अराउंड 1.1 वोल्ट है और हमने जो एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल लगाया है वो इससे कम है, लेस देन 1.1 वोल्ट। इसका मतलब सेल अभी भी स्पॉन्टेनियसली ही काम करेगा, इलेक्ट्रोलिटिक मोड में नहीं गया है। एनोड पे ऑक्सीडेशन, जिंक गिव्स इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां जाएंगे? सिंपल है, इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज फ्लो थ्रू एक्सटर्नल सर्किट फ्रॉम एनोड टू कैथोड, यानी कि फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड टू कॉपर इलेक्ट्रोड। ये बात पक्की हो गई। अब कन्वेंशनल करंट का डेफिनेशन याद करो। कन्वेंशनल करंट फ्लो होता है ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं जिंक से कॉपर, तो करंट जाएगा कॉपर से जिंक। अब ऑप्शंस एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन 3 बोल रहा है इलेक्ट्रॉन्स और करंट दोनों जिंक से कॉपर जा रहे हैं। ये पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि करंट हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफाइन किया गया है। ऑप्शन 4 बोल रहा है दोनों कॉपर से जिंक। ये भी गलत। ऑप्शन 2 में इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्शन ही उल्टा कर दिया। वो तब होता जब हम एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से ज्यादा लगा के सेल को इलेक्ट्रोलिटिक बना देते। यहाँ पे वो केस नहीं है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्लियर है? चलते हैं आगे। क्वेश्चन 61। Which of the following methods is most effective in preventing the rusting of an iron bridge exposed to humid air and salt water spray? Option 1 is galvanization of the iron surface. Option 2 is applying a thick layer of paint to the iron. Option 3 is connecting the iron bridge to a copper plate. Option 4 is periodically applying a layer of grease to the iron. तो देखो, यहाँ पे कीवर्ड क्या दिया है? ह्यूमिड एयर एंड सॉल्ट वाटर स्प्रे। मतलब एनवायरनमेंट बहुत एग्रेसिव है, क्लोराइड आयंस, मॉइस्चर, सब कुछ। ऐसे एनवायरनमेंट में हमें सिर्फ सरफेस को कवर करना नहीं है, हमें एक्टिव प्रोटेक्शन चाहिए, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। गैल्वेनाइजेशन में हम आयरन को जिंक की लेयर से कोट करते हैं। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, यानी कि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, तो वो सैक्रिफिशियल एनोड की तरह बिहेव करेगा। इवन अगर कोटिंग स्क्रैच हो जाए, फिर भी जिंक ही पहले करोड होगा, आयरन को प्रोटेक्ट करेगा। इसलिए ब्रिजेस, पाइपलाइंस, ऐसे हार्श कंडीशंस में गैल्वेनाइजेशन बेस्ट मेथड है। अब ऑप्शंस एलिमिनेट करते हैं। पेंट क्या करेगा? सिर्फ बैरियर बनाएगा।
सॉल्ट वाटर स्प्रे से पेंट क्रैक, पील, चिप ऑफ हो सकता है। फिर जहां जहां क्रैक आएगा वहां से रस्ट शुरू। ग्रीस भी बैरियर ही है, लेकिन टेम्पररी, बार बार लगाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल नहीं फॉर अ ह्यूज आयरन ब्रिज। कॉपर प्लेट से कनेक्ट करोगे तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है। तो गैल्वानिक सेल में आयरन एनोड बन जाएगा और फास्ट करोड करेगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, गैल्वनाइजेशन ऑफ द आयरन सरफेस। क्लियर है? चलते हैं आगे। क्वेश्चन 62। When a battery acts as a power source for a device, the fundamental principle governing its operation involves: option 1 is a spontaneous redox reaction converting chemical energy into electrical energy. Option 2 is a non-spontaneous redox reaction converting electrical energy into chemical energy. Option 3 is a spontaneous physical process converting thermal energy into electrical energy. Option 4 is a non-spontaneous chemical reaction generating heat which is then converted to electricity. तो देखो यहाँ पे बेसिक फंडा समझते हैं। जब बैटरी किसी डिवाइस को रन करा रही होती है, मतलब मोबाइल, टॉर्च, रिमोट, तब बैटरी डिस्चार्ज मोड में होती है। और डिस्चार्ज मोड का मतलब क्या होता है? ये एक गैल्वानिक सेल की तरह बिहेव कर रही होती है। गैल्वानिक सेल में हमेशा कौन सा रिएक्शन होता है? स्पॉन्टेनियस रीडॉक्स रिएक्शन, यानी कि खुद से चलने वाला ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस, जिसमें केमिकल एनर्जी डायरेक्टली कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यही लाइन बिल्कुल सेम ऑप्शन 1 में लिखी है, तो ये स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो गया। अब ऑप्शन 2 को देखो, नॉन स्पॉन्टेनियस रीडॉक्स रिएक्शन कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये किस केस में होता है? जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जहां बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देकर केमिकल चेंजेस करवाते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हेन अ बैटरी एक्ट्स एज अ पावर सोर्स फॉर अ डिवाइस, यानी डिस्चार्ज मोड, ना कि चार्जिंग मोड। इसलिए ऑप्शन 2 यहां गलत हो गया। ऑप्शन 3 बोल रहा है स्पॉन्टेनियस फिजिकल प्रोसेस कन्वर्टिंग थर्मल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टाइप चीजों के लिए होगा, जैसे सीबेक इफेक्ट। लेकिन नॉर्मल केमिकल बैटरी में कोई थर्मल टू इलेक्ट्रिकल डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं हो रहा, तो ये भी एलिमिनेट। ऑप्शन 4 कह रहा है नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन जेनरेटिंग हीट। फिर हीट से इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ दो गलतियां। पहली, नॉन स्पॉन्टेनियस, जो कि पावर सोर्स के केस में गलत है। और दूसरी, इनडायरेक्ट रूट, हीट के थ्रू। बैटरी डायरेक्टली केमिकल से इलेक्ट्रिकल बनाती है, बीच में हीट एनर्जी का कोई मेन रोल नहीं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्लियर है? चलते हैं आगे। क्वेश्चन 63। A common method to protect iron structures from rusting involves coating them with a thin layer of zinc. What is the primary reason for the enhanced protection provided by this method, even if the zinc coating is scratched? Option 1 is zinc has a lower standard reduction potential than iron, acting as a sacrificial anode. Option 2 is zinc forms a passive impermeable oxide layer that completely prevents oxygen contact with iron. Option 3 is zinc acts as a cathode, attracting electrons and preventing iron from losing electrons. Option 4 is zinc is less reactive than iron, thus it does not corrode and protects the iron beneath. तो देखो यहाँ पे बात हो रही है गैल्वनाइजेशन की। आयन को जिंक से कोट करते हैं। अब क्वेश्चन स्मार्ट है, पूछ रहा है कि अगर जिंक कोटिंग स्क्रैच हो गई फिर भी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन क्यों मिलती है। मतलब की पॉइंट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और सैक्रिफिशियल एनोड कॉन्सेप्ट। जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आयन से लोअर है, यानी जिंक मोर रिएक्टिव है, इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है। जब कोटिंग टूट जाती है, दोनों मेटल्स एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आते हैं, तो जिंक एनोड बन जाता है, वहां ऑक्सीडेशन होती है, जिंक करोड होता रहता है और आयन कैथोड बनकर प्रोटेक्टेड रहता है। इसी को बोलते हैं सैक्रिफिशियल एनोड इफेक्ट। इसलिए ऑप्शन 1 बिल्कुल सही। ऑप्शन 2 गलत क्यों है? क्योंकि जिंक ऑक्साइड लेयर जरूर बनती है, थोड़ी प्रोटेक्शन देती है, लेकिन क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछ रहा है इवन इफ स्क्रैच्ड। स्क्रैच के बाद तो ऑक्साइड लेयर कंटिन्यूस ही नहीं रहेगी, वहां सैक्रिफिशियल एक्शन ही में रोल प्ले करता है। ऑप्शन 3 में बोला है जिंक कैथोड है, जो गलत है। जिंक एनोड होता है, वहां ऑक्सीडेशन होती है। ऑप्शन 4 भी उल्टा है, जिंक लेस रिएक्टिव नहीं, मोर रिएक्टिव है आयन से, तभी तो पहले वो खुद करोड होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1।
क्लियर है? चलते हैं आगे। Question 64. For a certain reaction, the activation energy is 53.6 kilojoule per mole. If the temperature is increased from 300 Kelvin to 310 Kelvin, by what factor does the fraction of molecules possessing energy equal to or greater than the activation energy increase? Given R equals 8.314 joule per mole per Kelvin with these options. Option 1 is 2.0, option 2 is 0.5, option 3 is 1.0007, ऑप्शन 4 इज 0.693। तो देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है अर्हेनियस फैक्टर का, जो होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। इसको हम लिखते हैं F इक्वल्स e टू द पावर माइनस EA बाय RT, यानी कि जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स। अब हमें चाहिए फैक्टर ऑफ इंक्रीज जब T1 300 से T2 310 हो जाता है। तो हम डायरेक्टली रेशियो लेते हैं F2 by F1 इक्वल्स e टू द पावर EA by R इंटू 1 by T1 माइनस 1 by T2। ध्यान देना साइन पे, यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। EA इक्वल्स 53.6 किलोजूल पर मोल, मतलब 53,600 जूल पर मोल। R दिया है 8.314, T1 300, T2 310, ब्रैकेट में आएगा 1 by 300 माइनस 1 by 310। इसका वैल्यू आता है 0.693 अप्रोक्सीमेटली, मतलब एक्सपोनेंट हो गया प्लस 0.693। अब e टू द पावर 0.693 का वैल्यू होता है ऑलमोस्ट 2। इसी से आता है फैक्टर ऑफ इंक्रीज अबाउट 2 टाइम्स। ऑप्शन 2 0.5 तब आता जब आप साइन गलत लेते। ऑप्शन 3 1.0007 तब आता जब EA किलो जूल में रख देते हैं बट R जूल में ही रखते, यूनिट मिसमैच। ऑप्शन 4 सिर्फ एक्सपोनेंट का वैल्यू है, उसका एंटीलॉग नहीं लिया। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 2.0। क्लियर है? चलते हैं आगे। क्वेश्चन 65। फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन the concentration of reactant decreases from 2.0 m to 1.4 m in 100 seconds. What is the rate constant of the reaction? Option 1 is 0.006 m per second. Option 2 is 0.034 m per second. Option 3 is 60 m per second. Option 4 is 0.014 m per second. तो देखो यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन दिया है। जीरो ऑर्डर में रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और इंटीग्रेटेड रेट लॉ होता है वेरी सिंपल, फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखो। फॉर जीरो ऑर्डर K इक्वल्स कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल माइनस कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब K इक्वल्स R नॉट माइनस R बाय t। बस इसी से आंसर निकलेगा। यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 2.0 m है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 1.4 m है और टाइम दिया है 100 सेकेंड्स। तो पहले चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन निकलते हैं। 2.0 माइनस 1.4 इक्वल्स 0.6 m। अब इसको टाइम से डिवाइड कर दो। K इक्वल्स 0.6 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 0.006 m पर सेकेंड। बिल्कुल सीधा सा कैलकुलेशन है। अब गलतियां देखते हैं। ऑप्शन 2 0.034 तब आता जब बच्चा कॉन्सेंट्रेशंस को ऐड कर दे, डिफरेंस की जगह सम ले ले, जो कि गलत है। ऑप्शन 3 60 m पर सेकेंड तब आता है जब 0.6 को 100 से मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड करने के बजाय। अगेन फॉर्मूला गलत यूज किया। ऑप्शन 4 0.014 लगभग 1.4 by 100 टाइप की वैल्यू है, यानी सिर्फ फाइनल कॉन्सेंट्रेशन को टाइम से डिवाइड किया, चेंज ही नहीं लिया, जो बिल्कुल रॉन्ग अप्रोच है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 0.006 m पर सेकेंड। क्लियर है? चलते हैं आगे। क्वेश्चन 66 assertion A is for a chemical reaction the order can be 0 or a fractional value while molecularity must always be a positive integer. Reason R is
Order is an experimentally determined quantity, whereas molecularity is defined for each elementary step and derived from the stoichiometry of that step, with these options. Option A is both assertion A and reason R are true, and reason R is the correct explanation of assertion A. Option B is both assertion A and reason R are true, but reason R is not the correct explanation of assertion A. Option C is assertion A is true, but reason R is false. Option D is assertion A is false, but reason R is true. तो देखो यहाँ पे सबसे पहले असर्शन को समझते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट लॉ में जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के ऊपर पावर्स लगते हैं उनका सम। ये पावर्स एक्सपेरिमेंटली आते हैं, थ्योरी से नहीं। इसलिए ये जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, जैसे हाफ ऑर्डर, 3/2 ऑर्डर, और इंटीजर भी हो सकता है। तो असर्शन का पहला पार्ट बिल्कुल सही। अब मॉलिक्यूलैरिटी को देखो। मॉलिक्यूलैरिटी किसकी होती है? एलिमेंट्री स्टेप की। मतलब एक सिंगल स्टेप जहां एक्चुअल कोलिजन हो रहा है, उसमें कितने रिएक्टिंग स्पीशीज एक साथ कोलाइड कर रहे हैं। 1 हो सकता है यूनिमॉलिक्यूलर, 2 हो सकता है बाइमॉलिक्यूलर, 3 हो सकता है टर्मॉलिक्यूलर। ये काउंट ऑफ पार्टिकल्स है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा, जीरो या फ्रैक्शन हो ही नहीं सकता। तो असर्शन का सेकंड पार्ट भी सही। रीजन क्या कह रहा है? ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड क्वांटिटी है। हाँ बिल्कुल, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन डेटा से निकलते हैं। मॉलिक्यूलैरिटी स्टोइकियोमेट्री ऑफ एलिमेंट्री स्टेप से डिफाइन होती है, यानी कि बैलेंस्ड एलिमेंट्री स्टेप में जितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं वही उसकी मॉलिक्यूलैरिटी। ये लाइन दी बिल्कुल करेक्ट। और क्या ये रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है? हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि ऑर्डर एक्सपेरिमेंट से आता है, इसलिए उसकी वैल्यू जीरो, फ्रैक्शन कुछ भी हो सकती है। और क्योंकि मॉलिक्यूलैरिटी एक्चुअल डिस्क्रीट पार्टिकल्स का काउंट है, इसलिए वो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर ही रहेगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्लियर है समझे? चलते हैं आगे। क्वेश्चन 67। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 60 मिनट्स। What percentage of the reactant will remain after 180 minutes? Option 1 is 12.5%. Option 2 is 87.5%. Option 3 is 16.7%. Option 4 is 25.0%. तो देखो यहाँ पे कीवर्ड है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और दिया हुआ है हाफ लाइफ 60 मिनट्स। फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक स्टैंडर्ड रिलेशन याद रखना है। fraction of reactant remaining after n half lives is equal to 1/2 to the power n, यानी कि हर हाफ लाइफ के बाद कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाती है। सिंपल सा पैटर्न। अब क्वेश्चन बोल रहा है टाइम कितना हुआ? 180 मिनट्स, और हाफ लाइफ कितनी है? 60 मिनट्स। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ एन क्या हो गया? 180 डिवाइडेड बाय 60, दैट इज 3। मतलब इस रिएक्शन ने 3 हाफ लाइफ्स कंप्लीट कर ली। अब फॉर्मूला लगाओ। fraction remaining equals 1/2 to the power 3, that is 1/8। 1/8 को डेसिमल में लिखो तो 0.125 होता है। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करो। 0.125 इंटू 100 इक्वल्स 12.5%, यानी कि रिएक्टेंट का 12.5% अभी भी बचा हुआ है। बाकी 87.5% कंज्यूम हो चुका है। इसलिए ऑप्शन 2 जो 87.5% है वो एक्चुअली परसेंटेज कंज्यूम्ड है, रिमेनिंग नहीं। ऑप्शन 3 16.7% गलत फॉर्मूला 1/2n यूज करने से आता है। और ऑप्शन 4 25% तब आता है जब आप गलती से सिर्फ 2 हाफ लाइव्स मान लेते हो। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 12.5%। क्लियर है? चलते हैं आगे। क्वेश्चन 68। फॉर अ रिएक्शन A plus B gives products, the rate law is given as rate equals K into concentration of A into concentration of B square. If the concentrations of both A and B are simultaneously doubled, how will the reaction rate change? Option 1 is the rate will increase by a factor of 8. Option 2 is the rate will increase by a factor of 4. Option 3 is the rate will increase by a factor of 6. Option 4 is the rate will increase by a factor of 2. तो देखो यहाँ पे सबसे पहले रेट लॉ को समझो। रेट इक्वल्स K इंटू
A की कॉन्सेंट्रेशन इंटू B की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। मतलब रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A एंड सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू B। ओवरऑल ऑर्डर कितना हुआ? 1 + 2 = 3, यानी कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अभी अगर हम सिर्फ A को डबल करते, A becomes 2A, तो रेट पर इसका इफेक्ट क्या होगा? पावर 1 है तो फैक्टर आएगा 2⁻1, यानी कि 2 टाइम्स। अगर सिर्फ B को डबल करते, B becomes 2B और पावर 2 है तो फैक्टर आएगा 2⁻2, यानी कि 4 टाइम्स। ये दोनों इंडिपेंडेंट इफेक्ट्स हैं। अब क्वेश्चन बोल रहा है दोनों को साइमल्टेनियसली डबल करो, तो कंबाइंड फैक्टर क्या होगा? सिंपल सा रूल है, इंडिविजुअल फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दो। तो A से आया 2, B से आया 4, 2 × 4 = 8, इसलिए रेट 8 टाइम्स बढ़ जाएगा। ऑप्शन 2 वाले 4 टाइम्स तब आता जब तुम B का इफेक्ट तो लेते लेकिन A का इफेक्ट इग्नोर कर देते, या फिर गलती से ओवरऑल ऑर्डर 2 मान लेते। ऑप्शन 3 6 टाइम्स तब आता जब लोग 2 + 4 कर देते इंस्टेड ऑफ 2 × 4, जो कि गलत है। ऑप्शन 4 2 टाइम्स तब होता जब रिएक्शन सिर्फ A के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर होता। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, द रेट विल इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 8। क्लियर है? चलते हैं आगे। क्वेश्चन 69, considering the atomic radius of zirconium Zr to be 160 picometer and that of hafnium HF to be 158 picometer, what is the percentage difference in their atomic radii? Option 1 is 1.25%, option 2 is 1.27%, option 3 is 2.0%, option 4 is 12.5%। तो देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल परसेंटेज डिफरेंस का है, लेकिन गलती सबसे यही होती है। पहले हम एब्सोल्यूट डिफरेंस निकलते हैं। जिरकोनियम 160 पिकोमीटर, हैफनियम 158 पिकोमीटर। डिफरेंस क्या हुआ? 160 - 158, दैट इज 2 पिकोमीटर। ये सिर्फ साइज का फर्क हुआ, अभी परसेंट नहीं निकाला। अब परसेंटेज डिफरेंस के लिए हम क्या करते हैं? डिफरेंस डिवाइडेड बाय लार्जर वैल्यू इनटू 100, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 160 इनटू 100। इसको सॉल्व करो। 2 बाय 160 इज 0.0125, इनटू 100 करोगे तो आएगा 1.25%। मतलब क्लियरली ऑप्शन 1 मैच कर रहा है। अब दूसरे ऑप्शंस को फटाफट एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन 2 1.27% तब आता है जब तुम गलती से स्मॉलर रेडियस 158 से डिवाइड कर देते हो। 2 बाय 158 इनटू 100। कंसेप्चुअली हम परसेंटेज डिफरेंस को यूजुअली लार्जर वैल्यू से कंपेयर करते हैं, इसलिए वो अप्रोच एग्जाम के हिसाब से रॉन्ग माना जाएगा। ऑप्शन 3 2%, बस 2 पिकोमीटर को ही परसेंट मान लिया, यूनिट कंफ्यूजन हो गया। ऑप्शन 4 12.5% तब आता है जब 2 को 16 से डिवाइड कर देते हो इंस्टेड ऑफ 160, प्योर अरिथमेटिक मिस्टेक। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो डिफरेंस सिर्फ 1.25% का है ना, ये ही लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट दिखाता है कि 4D सीरीज ZR और 5D सीरीज HF सेम ग्रुप में होके भी ऑलमोस्ट सेम साइज के होते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, 1.25%। क्लियर है? चलते हैं आगे। क्वेश्चन 70, what is the total number of elements that constitute the 3D, 4D and 5D transition series combined? Option 1 is 30 elements, option 2 is 29 elements, option 3 is 44 elements, option 4 is 40 elements। तो देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है, रटना नहीं है। 3D ट्रांजिशन सीरीज कौन से एलिमेंट्स होते हैं? स्कैंडियम से लेके जिंक तक, मतलब Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn। कितने हो गए? टोटल 10 एलिमेंट्स। क्लियर है? अब 4D ट्रांजिशन सीरीज देखो। यट्रियम से स्टार्ट होता है और कैडमियम तक जाता है। Y, Zr, Nb, Mo, Tc, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd। अगेन कितने हो गए? फिर से 10 एलिमेंट्स। तो 3D + 4D मिलके ऑलरेडी 20 हो गए। अब गेम आता है 5D ट्रांजिशन सीरीज का। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं।
5D सीरीज में एलिया भी काउंट होता है और फिर हैफनियम से लेके मर्क्यूरी तक 9 एलिमेंट्स, यानी कि 1 + 9 = 10 एलिमेंट्स टोटल इन 5D सीरीज। तो 3D के 10, 4D के 10, 5D के 10 टोटल हो गए 30 एलिमेंट्स। अब ऑप्शंस एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन 2 29 एलिमेंट्स तब आता है जब तुम एलिया को इग्नोर कर देते हो और सिर्फ HF से HG तक 9 एलिमेंट्स लेते हो, जो गलत है। ऑप्शन 3 44 एलिमेंट्स तब बनता है जब तुम 14 लैंथेनाइड्स को भी घुसा देते हो, जो F ब्लॉक है, D ब्लॉक ट्रांजिशन सीरीज का पार्ट नहीं। ऑप्शन 4 40 एलिमेंट्स तब आता है जब कोई 6D सीरीज को भी इंक्लूड कर देता है, जो क्वेश्चन में पूछा ही नहीं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 30 एलिमेंट्स। क्लियर है? चलते हैं आगे। Question 71. Mixed oxides of lanthanoids are widely employed as catalysts in petroleum cracking. This catalytic activity is primarily attributed to which of the following characteristics? Option 1 is presence of strong Lewis acidic sites on their surface. Option 2 is extensive variable oxidation states. Option 3 is high paramagnetism due to unpaired F electrons. Option 4 is formation of stable interstitial compounds. तो देखो यहाँ पे पेट्रोलियम क्रैकिंग का मैकेनिज्म समझना जरूरी है। क्रैकिंग जो होता है ना, वो मोस्टली एसिड कैटलाइज्ड प्रोसेस होता है। मतलब कैटलिस्ट के सरफेस पे लुइस एसिडिक साइट्स होंगे जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। हाइड्रोकार्बन जब सरफेस पे आता है, लुइस एसिड उससे इलेक्ट्रॉन पेयर खींच के कार्बोकेटायन बनवाता है और ये कार्बोकेटायन ही की इंटरमीडिएट है क्रैकिंग के अंदर। इसलिए जिसमें स्ट्रॉन्ग लुइस एसिडिक साइड ज्यादा, वो कैटलिस्ट उतना ही इफेक्टिव। अब ऑप्शंस एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन 2 एक्सटेंसिव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ये डी ब्लॉक मेटल्स के केस में रीडॉक्स कैटालिसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जैसे वनाडियम, प्लैटिनम टाइप सिस्टम्स। लेकिन पेट्रोलियम क्रैकिंग जो एसिड कैटलाइज्ड है, वहां रीडॉक्स साइकिल प्राइमरी फैक्टर नहीं है, इसलिए ऑप्शन 2 साइड में। ऑप्शन 3 हाई पैरामैग्नेटिज्म ड्यू टू अनपेयर्ड एफ इलेक्ट्रॉन्स। पैरामैग्नेटिज्म एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक बिहेवियर बताता है, लेकिन इससे हाइड्रोकार्बन्स का क्रैकिंग मैकेनिज्म डायरेक्टली रिलेट नहीं होता। कैटालिटिक एक्टिविटी यहाँ सरफेस एसिडिटी से आती है, मैग्नेटिज्म से नहीं, तो ये भी गलत। ऑप्शन 4 फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल इंटरस्टिशियल कॉम्पाउंड्स। ये प्रॉपर्टी ज्यादातर डी ब्लॉक ट्रांजिशन मेटल्स की होती है, जैसे टाइटेनियम, वैनाडियम, आयरन, जो हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन को इंटरस्टिशियली ले लेते हैं। लैंथेनॉइड मिक्स्ड ऑक्साइड्स की पेट्रोलियम क्रैकिंग में जो रोल है, वो इस वजह से नहीं है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लुइस एसिडिक साइट्स ऑन देयर सरफेस। क्लियर है? चलते हैं आगे। क्वेश्चन 72. A coordination complex absorbs light predominantly in the blue-green region of the visible spectrum. Based on this absorption, what color would an observer perceive this complex to be? Option 1 is orange. Option 2 is blue-green. Option 3 is red. Option 4 is violet. तो देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का और कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स का। जब भी कोई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स विजिबल लाइट अब्सॉर्ब करता है, जो कलर वो अब्सॉर्ब करता है वो हमें दिखाई नहीं देता, हमें दिखाई देता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर। मतलब अब्सॉर्ब्ड कलर का ऑपोजिट कलर व्हील पे जो होता है वो ऑब्जर्व्ड कलर होता है। समझे? अब क्वेश्चन बोल रहा है कॉम्प्लेक्स अब्सॉर्ब्स लाइट इन द ब्लू ग्रीन रीजन। ब्लू ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है ऑरेंज। इसका रीजन क्या है? ब्लू ग्रीन की वेवलेंथ के फोटॉन्स अब्सॉर्ब हो रहे हैं, उनकी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स T2G से EG लेवल पे एक्साइट हो रहे हैं। तो जो कलर अब्सॉर्ब हो गया वो चला गया, बचा क्या? उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर यानी कि ऑरेंज, जो रिफ्लेक्ट या ट्रांसमिट होगा और हमें कॉम्प्लेक्स ऑरेंज दिखेगा। अब ऑप्शंस एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन 2 ब्लू ग्रीन गलत है क्योंकि वो अब्सॉर्ब्ड कलर है, ऑब्जर्व नहीं। ऑप्शन 3 रेड और ऑप्शन 4 वायलेट दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है ब्लू ग्रीन के, इसलिए दोनों ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो गए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 ऑरेंज। क्लियर है? चलते हैं आगे। क्वेश्चन 73. Which of the following represents the correct IUPAC name for the coordination compound bracket CO bracket NH35 Cl
bracket Cl2. Option 1 is pentamine chlorocobalt 3 chloride. Option 2 is pentamine chlorocobaltate 3 chloride. Option 3 is pentamine chlorocobalt 2 chloride. Option 4 is chloropentamine cobalt 3 chloride. तो देखो यहाँ पे सबसे पहले कॉम्प्लेक्स को समझते हैं। फॉर्मूला है ब्रैकेट CO ब्रैकेट NH35 Cl ब्रैकेट N बाहर Cl2। मतलब इनर कॉम्प्लेक्स आयन है ब्रैकेट CO ब्रैकेट NH35 Cl ब्रैकेट 2 प्लस, क्योंकि बाहर दो क्लोराइड आयन -1 को बैलेंस कर रहे हैं। समझे? अब लाइगैंड्स देखते हैं। NH3 इज अ न्यूट्रल लाइगैंड, इसको बोलते हैं अमाइन, और 5 है तो हो गया पेंटामाइन। Cl- इज अ नेगेटिव लाइगैंड, इसको बोलते हैं क्लोरो। नेमिंग रूल क्या बोलता है? लाइगैंड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स इग्नोर करके। तो अमाइन और क्लोरो में A और C, पहले आता है अमाइन, इसलिए नाम होगा पेंटामाइन क्लोरो, नॉट क्लोरो पेंटामाइन। इससे ऑप्शन 4 तुरंत गलत हो गया क्योंकि उसने क्लोरोपेंटामाइन लिखा है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। लेट X बी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट। NH3 का 0, Cl का -1, तो X + 5 × 0 + -1 = +2, तो X - 1 = +2, X = +3, यानी कोबाल्ट 3। कॉम्प्लेक्स कैटायोनिक है, चार्ज +2 है, इसलिए मेटल का नाम सिंपल कोबाल्ट रहेगा, कोबाल्टेट नहीं लिखेंगे। कोबाल्टेट कब आता है? जब कॉम्प्लेक्स ओवरऑल एनायन हो। तो ऑप्शन 2 जिसमें कोबाल्टेट लिखा है वो भी गलत। ऑप्शन 3 में ऑक्सीडेशन स्टेट 2 दिया है, जो हमने अभी कैलकुलेट करके 3 निकाला, तो वो भी रॉन्ग। तो करेक्ट कंप्लीट नेम बनेगा पेंटामाइन क्लोरोकोबाल्ट 3 क्लोराइड। बाहर वाले Cl- को सिंपली क्लोराइड लिखेंगे, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्लियर है? चलते हैं आगे। क्वेश्चन 74। Assertion A is coordination compounds are characterized by a central metal atom or ion bonded to a fixed number of ions or neutral molecules known as ligands through coordinate bonds. Reason R is chlorophyll, a vital pigment in photosynthesis, is a coordination compound of magnesium, while vitamin B12 contains cobalt as its central metal ion. With these options, option A is both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Option B is both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Option C is A is true, but R is false. Option D is A is false, but R is true. तो देखो, पहले असर्शन को समझते हैं। कोऑर्डिनेशन कॉम्पाउंड क्या होता है? सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है, उसके अराउंड फिक्स नंबर ऑफ आयन्स या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं, जिन्हें हम लाइगेंड्स बोलते हैं, एंड बॉन्डिंग होती है थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, यानी कि डोनर एटम लोन पेयर देता है मेटल को। ये बिल्कुल टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है, तो असर्शन ए परफेक्टली ट्रू है। अभी रीजन देखते हैं। क्लोरोफिल एक कोऑर्डिनेशन कॉम्पाउंड है जिसमें सेंट्रल मेटल मैग्नीशियम होता है, एंड विटामिन B12 एक कोऑर्डिनेशन कॉम्पाउंड है जिसमें सेंट्रल मेटल कोबाल्ट होता है। ये दोनों स्टेटमेंट्स भी फैक्चुअली बिल्कुल सही हैं। आप इनऑर्गेनिक बायो इंपॉर्टेंस वाले टॉपिक में पढ़ते हो, तो आर भी ट्रू है। लेकिन ध्यान से सोचो, क्या आर एक्चुअली ए को एक्सप्लेन कर रहा है? असर्शन डेफिनेशन दे रहा है कोऑर्डिनेशन कॉम्पाउंड्स की कि उनकी कैरेक्टराइजेशन किस बेसिस पे होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, लाइगेंड्स, सेंट्रल मेटल एक्सेट्रा। रीजन सिर्फ दो बायोलॉजिकल एग्जांपल्स दे रहा है कोऑर्डिनेशन कॉम्पाउंड्स के। ये सिर्फ इलास्ट्रेशन है, एक्सप्लेनेशन नहीं। ये नहीं बता रहा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है या क्यों कैरेक्टराइजेशन ऐसे होती है। इसलिए दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, लेकिन आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्लियर है? चलते हैं आगे। क्वेश्चन 75। कंसिडर द सीरीज ऑफ मिथाइल हैलाइड्स, फ्लोरोमीथेन, chloromethane, bromomethane, and iodomethane. Which option correctly arranges these compounds in increasing order of their carbon-halogen bond length?
Option 1 is CH3F less than CH3Cl less than CH3Br less than CH3I. Option 2 is CH3I less than CH3Br less than CH3Cl less than CH3F. Option 3 is CH3Cl less than CH3F less than CH3Br less than CH3I. Option 4 is CH3F less than CH3Br less than CH3I less than CH3Cl. तो देखो यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कार्बन हैलोजन बॉन्ड लेंथ का। बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा? हैलोजन एटम का एटॉमिक साइज। जितना बड़ा एटम उतना लंबा बॉन्ड। मतलब डाउन द ग्रुप 17 फ्लोरीन से आयोडीन तक साइज बढ़ता चला जाता है। फ्लोरीन सबसे छोटा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन सबसे बड़ा। इसका मतलब CF बॉन्ड सबसे छोटा होगा, फिर CCl थोड़ा बड़ा, फिर CBr उससे भी बड़ा और सबसे लंबा CI बॉन्ड। यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ होगा CH3F लेस देन CH3Cl लेस देन CH3Br लेस देन CH3I। ये एग्जैक्टली दिया है ऑप्शन 1 में। ऑप्शन 2 ने पूरा ऑर्डर उल्टा कर दिया, जहां पे लोग बॉन्ड लेंथ को बॉन्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 में बीच के हैलोजेंस का ऑर्डर ही गड़बड़ कर दिया, जो पीरियोडिक ट्रेंड के बिल्कुल अगेंस्ट है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्लियर है? चलते हैं आगे। क्वेश्चन 76। Consider the following statements regarding the electrophilic aromatic substitution of chlorobenzene. Statement 1. The inductive effect of chlorine withdraws electron density, deactivating the benzene ring. Statement 2. The carbocation intermediate is destabilized by the inductive effect of the chlorine atom. Statement 3. The inductive effect of chlorine dictates its ortho-para-directing property. Which of the above statements are correct? Option 1 is only 1 and 2 are correct. Option 2 is only 1 and 3 are correct. Option 3 is only 2 and 3 are correct. Option 4 is only 1, 2 and 3 are correct. देखो, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन की बात हो रही है। क्लोरीन का नेचर याद करो। क्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए उसका स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। -I इफेक्ट क्या करेगा? रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा, रिंग को लेस रिएक्टिव बना देगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो स्टेटमेंट 1 बोल रहा है एग्जैक्टली यही बात कि इंडक्टिव इफेक्ट डीएक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग। बिल्कुल सही, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। अब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स या कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है, उस पर भी सोचो। जब क्लोरीन -I से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करेगा या डीस्टेबलाइज करेगा? ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पॉजिटिव चार्ज को और अनस्टेबल बना देगा, तो इंडक्टिव इफेक्ट कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट को डीस्टेबलाइज करता है। स्टेटमेंट 2 भी सही है। अब आते हैं स्टेटमेंट 3 पे। ये बोल रहा है कि इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ क्लोरीन डिक्टेट्स इट्स ऑर्थो-पैरा डायरेक्टिंग प्रॉपर्टी। यहां गलती है। ऑर्थो-पैरा डायरेक्टिंग नेचर क्लोरोबेंजीन का किस वजह से है? +R इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट। क्लोरीन लोन पेयर डोनेट करता है रिंग को रेजोनेंस के थ्रू। ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, इसलिए ऑर्थो-पैरा डायरेक्टिंग। ये डायरेक्टिंग इफेक्ट इंडक्टिव से नहीं, मीजोमेरिक +R से आता है। तो स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट। तो करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या हुआ? ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्लियर है? चलते हैं आगे। क्वेश्चन 77। How many alcohols with the molecular formula C5H12O are classified as primary or tertiary alcohols? Option 1 is 5. Option 2 is 4. Option 3 is 1. Option 4 is 8. तो देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है आइसोमेरिज्म प्लस प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल्स। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12O है। इसका मतलब टोटल 8 अल्कोहल आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं।
पहले उनको लिस्ट करते हैं मेंटली। स्ट्रेट चेन से शुरू करो, पेंटान 1 ऑल, पेंटान 2 ऑल, पेंटान 3 ऑल। फिर ब्रांच चेन 4 कार्बन बैकबोन के साथ 2 मिथाइल ब्यूटान 1 ऑल, 3 मिथाइल ब्यूटान 1 ऑल, 2 मिथाइल ब्यूटान 2 ऑल, 3 मिथाइल ब्यूटान 2 ऑल। और लास्ट में हाईली ब्रांच्ड 2 डाइमिथाइल प्रोपान 1 ऑल। टोटल कितने हो गए? 8 अल्कोहल्स। अब इनका नेचर देखते हैं। प्राइमरी अल्कोहल का मतलब कार्बन बेरिंग OH अटैच टू ओनली 1 कार्बन। टर्शरी अल्कोहल का मतलब कार्बन बेरिंग OH अटैच टू 3 कार्बन्स। तो देखो, पेंटान 1 ऑल प्राइमरी, 2 मिथाइल ब्यूटान 1 ऑल प्राइमरी, 3 मिथाइल ब्यूटान 1 ऑल प्राइमरी और 2 डाइमिथाइल प्रोपान 1 ऑल भी प्राइमरी है, क्योंकि OH वाला कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है। टर्शरी सिर्फ एक है, 2 मिथाइल ब्यूटान 2 ऑल, जहां OH वाला कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है। बाकी जो बचे पेंटान 2 ऑल, पेंटान 3 ऑल, 3 मिथाइल ब्यूटान 2 ऑल, ये सब सेकेंडरी है। तो प्राइमरी कितने हुए? 4। टर्शरी कितने? 1। दोनों को ऐड करो, 4 + 1 = 5। इसलिए सिर्फ प्राइमरी प्लस टर्शरी काउंट करोगे तो आंसर आएगा 5। ऑप्शन 2 4 तब आता है जब तुम एक प्राइमरी आइसोमर मिस कर देते हो, जैसे 2 डाइमिथाइल प्रोपान 1 ऑल। ऑप्शन 3 1 तब जब सिर्फ स्ट्रेट चेन सोच के चल रहे हो। ऑप्शन 4 8 टोटल अल्कोहल आइसोमर्स है, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी प्लस टर्शरी सब मिला के। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 5। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 78। Consider the reaction of an alcohol with concentrated HBr to form an alkyl bromide. Among the following alcohols, which one would exhibit the highest rate of reaction under identical conditions? Option 1 is 2-methylpropan-2-OL. Option 2 is propan-1-OL. Option 3 is methanol. Option 4 is propan-2-OL. तो देखो यहाँ पे रिएक्शन है अल्कोहल प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HBr गिविंग अल्काइल ब्रोमाइड। मैकेनिज्म पे ध्यान दो। कॉन्सेंट्रेटेड HBr के साथ टर्शरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स जनरली SN1 मैकेनिज्म से रिएक्ट करते हैं। मतलब पहले OH ग्रुप प्रोटोनेट होता है, वाटर निकालता है, कार्बोकैटायन बनता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है? कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। इसलिए जिस अल्कोहल से जितना स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा उसका रेट उतना ज्यादा। अब ऑप्शंस को कंपेयर करते हैं। 2-मिथाइलप्रोपान-2-OL क्या है? ये एक टर्शरी अल्कोहल है। इससे टर्शरी कार्बोकैटायन बनेगा जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू 3+I अल्काइल ग्रुप्स, हाइपोकॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसका SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट। प्रोपान-1-OL और मेथनॉल दोनों प्राइमरी अल्कोहल्स हैं। इनसे प्राइमरी कार्बोकैटायन प्रैक्टिकली बनता ही नहीं, बहुत अनस्टेबल, इसलिए इनका रेट बहुत स्लो होगा। ये टर्शरी से कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। प्रोपान-2-OL एक सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा जो प्राइमरी से स्टेबल है लेकिन टर्शरी से कम स्टेबल, तो इसका रेट इंटरमीडिएट रहेगा, टर्शरी से हमेशा कम। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन है टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। इसी ऑर्डर में SN1 रेट भी होता है। इसलिए सबसे फास्ट कौन रिएक्ट करेगा? टर्शरी अल्कोहल। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 2-मिथाइलप्रोपान-2-OL। क्लियर है? चलते हैं आगे। क्वेश्चन 79। Phenol reacts with chloroform in the presence of aqueous sodium hydroxide followed by acidification to yield salicylaldehyde. This reaction, known as the Reimer-Thiemann reaction, is primarily due to the formation of which intermediate species that attacks the activated aromatic ring? Option 1 is dichlorocarbene, CCl2. Option 2 is phenoxide ion, C6H5O-. Option 3 is benzyl carbocation, C6H5CH2+. Option 4 is chloroform radical dot, CHCl2. तो देखो यहाँ पे राइमर-थीमन रिएक्शन का कोर कॉन्सेप्ट समझ लो। फिनॉल को हम NaOH के साथ लेते हैं तो फिनॉल का OH डीप्रोटोनेट होके फिनॉक्साइड आयन बन जाता है। ये फिनॉक्साइड रिंग को बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच बना देता है,
यानी रिंग एक्टिवेटेड हो गई इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा इंटरमीडिएट स्पीशीज बनता है क्लोरोफॉर्म से जो इस एक्टिवेटेड रिंग पे अटैक करता है। अब क्लोरोफॉर्म CHCl3 जब स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो बेस हाइड्रोजन निकाल देता है, CCl3- बनता है। ये ट्राइक्लोरोमीथाइल एनायन अनस्टेबल होता है, एक Cl- छोड़ देता है और बन जाता है डाइक्लोरोकार्बीन, जिसको हम लिखते हैं CCl2 with 2 lone pairs। ये कार्बीन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है और ये ही फिनॉक्साइड के ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करता है, जिससे फाइनल हाइड्रोलिसिस और एसिडिफिकेशन के बाद सैलिसिल एल्डिहाइड मिलता है। इसलिए मैं इलेक्ट्रोफिलिक इंटरमीडिएट है डाइक्लोरोकार्बीन। ऑप्शन 2 फिनॉक्साइड आयन जरूर इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये अटैकिंग स्पीशीज नहीं, ये तो न्यूक्लियोफिलिक एक्टिवेटेड रिंग का फॉर्म है। ऑप्शन 3 बेंजाइल कार्बोकैटायन इस रिएक्शन में कहीं नहीं आता, ये कोई फ्रीडल क्राफ्ट टाइप मैकेनिज्म नहीं है। ऑप्शन 4 क्लोरोफॉर्म रेडिकल भी गलत है, मैकेनिज्म कार्बीन से चलता है, रेडिकल से नहीं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 डाइक्लोरोकार्बीन CCl2। क्लियर है? चलते हैं आगे। क्वेश्चन 80, which of the following correctly identifies the aqueous solution of methanol used for preserving biological specimens and as a key component in the synthesis of phenol formaldehyde resins? Option 1 is formalin 40%. Option 2 is formalin 10%. Option 3 is acetaldehyde solution 40%. Option 4 is paraformaldehyde solution 40%. तो देखो यहाँ पे कीवर्ड है मेथनॉल और एक्वस सॉल्यूशन। मेथनॉल का कॉमन नेम क्या होता है? फॉर्माल्डिहाइड। और जब हम फॉर्माल्डिहाइड को वाटर में एज एन एक्वस सॉल्यूशन यूज करते हैं स्पेशली फॉर प्रिजर्वेशन, उसको बोला जाता है फॉर्मलिन। स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्मलिन सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन होती है अराउंड 40% बाय वेट ऑफ फॉर्माल्डिहाइड इन वाटर, ऑफन विद अ लिटिल मेथनॉल एज स्टेबलाइजर। यही सॉल्यूशन बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस प्रिजर्व करने के लिए जार्स में यूज होता है और फिनोल फॉर्माल्डिहाइड रेजिन्स जैसे बेकलाइट बनाने के लिए भी यही में रॉ मटेरियल होता है। इसलिए ऑप्शन 1 बिल्कुल टेक्स्ट बुक लाइन है। अब बाकी ऑप्शंस एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन 2 फॉर्मलिन 10%। देखो 10% फॉर्मलिन भी यूज होता है स्पेशली हिस्टोलॉजी में टिश्यू फिक्सेशन के लिए, लेकिन जब जनरल केमिस्ट्री में बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेथनॉल इज कॉल्ड फॉर्मलिन, वो एक्चुअली 40% सॉल्यूशन को रेफर करता है, ना कि इस डाइल्यूटेड 10% वाले को। इसलिए ऑप्शन 2 यहां करेक्ट नहीं है। ऑप्शन 3 एसिटाल्डिहाइड सॉल्यूशन 40%। एसिटाल्डिहाइड का नाम ही अलग है, वो इथेनॉल है, मेथनॉल नहीं। स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, यूजेस सब डिफरेंट, सो क्लियरली मिसमैच हो गया, एलिमिनेट। ऑप्शन 4 पैराफॉर्माल्डिहाइड सॉल्यूशन 40%। पैराफॉर्माल्डिहाइड क्या है? ये तो फॉर्माल्डिहाइड का पॉलीमेरिक सॉलिड फॉर्म है, एक्वस सॉल्यूशन नहीं। सॉलिड को हीट करके वापस फॉर्माल्डिहाइड गैस मिल सकती है, बट क्वेश्चन स्पेसिफिकली एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेथनॉल बोल रहा है जो फॉर्मलिन है, तो पैराफॉर्माल्डिहाइड गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 फॉर्मलिन 40%। क्लियर है? चलते हैं आगे। क्वेश्चन 81, compound X with molecular mass 58 is a ketone with a boiling point of 56 degrees Celsius. Compound Y with molecular mass 60 is a carboxylic acid with a boiling point of 118 degrees Celsius. A third compound Z with molecular mass 60 is an alcohol. If the boiling point of Z is approximately 80% of the boiling point of Y, what is the boiling point of Z in degrees Celsius with these options? Option 1 is 94 degrees Celsius. Option 2 is 56 degrees Celsius. Option 3 is 118 degrees Celsius. Option 4 is 70 degrees Celsius. तो देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है। 3 कॉम्पाउंड्स दिए हैं सेम या सिमिलर मॉलिक्यूलर मास के, लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग। कीटोन X, अल्कोहल Z और कार्बोक्सिलिक एसिड Y। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर मेनली डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके पास होती है? कार्बोक्सिलिक एसिड के पास, क्योंकि वो डाइमर बना लेता है। इसलिए Y का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है 118 डिग्री सेल्सियस। अल्कोहल Z भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड जितनी स्ट्रॉन्ग और एक्सटेंसिव नहीं होती। कीटोन X में सिर्फ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है,
इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम 56 डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन ने डायरेक्टली बोला है कि Z का बॉइलिंग पॉइंट लगभग 80% है Y के बॉइलिंग पॉइंट का। तो सिंपल मैथ्स, 80 बाय 100 इंटू 118, इसको कैलकुलेट करो। 0.8 इंटू 118 दैट इज 94.4 डिग्री सेल्सियस। अप्रोक्सीमेट करेंगे तो 94 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कीटोन से ऊपर होगा लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड से नीच, जो बिल्कुल लॉजिकली भी फिट बैठता है। अब ऑप्शंस एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन 2 56 डिग्री सेल्सियस, ये तो कीटोन X का वैल्यू है, अल्कोहल के लिए इतना लो नहीं होगा, गलत। ऑप्शन 3 118 डिग्री सेल्सियस, ये कार्बोक्सिलिक एसिड Y का है, अल्कोहल कभी इतना हाई नहीं जाएगा, गलत। ऑप्शन 4 70 डिग्री सेल्सियस, ये 80% का करेक्ट कैलकुलेशन नहीं है, रैंडम लग रहा है, गलत। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 94 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? चलते हैं आगे। क्वेश्चन 82, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्राइमरी अमीन्स। स्टेटमेंट 1, a primary amine is formed when one hydrogen atom of an ammonia molecule is replaced by an alkyl or aryl group. Statement 2, the general formula for a primary amine is RNH2. Statement 3, aniline C6H5NH2 is an example of a primary amine. Which of the above statements are correct with these options? Option 1 is 1, 2 and 3 are correct. Option 2 is only 1 and 2 are correct. Option 3 is only 2 and 3 are correct. Option 4 is only 1 and 3 are correct. तो देखो यहाँ पे सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन समझते हैं। अमोनिया क्या है? NH3। अगर मैं उसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं किसी एल्किल ग्रुप R से या फिर किसी एरिल ग्रुप से जैसे फिनाइल, तो जो कंपाउंड बनता है वो होता है प्राइमरी अमीन। मतलब स्टेटमेंट 1 बिल्कुल टेक्स्ट बुक डेफिनेशन के हिसाब से सही है। अब स्टेटमेंट 2 बोलो, जनरल फॉर्मूला क्या हो गया? एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया है तो स्ट्रक्चर बन गया RNH2 या एरिल के केस में ARNH2, यानी कि प्राइमरी अमीन का जनरल फॉर्मूला RNH2 ही होता है। तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब स्टेटमेंट 3 चेक करो। एनिलीन का फॉर्मूला C6H5NH2। C6H5 क्या है? फिनाइल ग्रुप। फिनाइल ने अमोनिया की एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, NH2 ग्रुप के साथ अटैच्ड है, यानी कि यह एक एरोमेटिक प्राइमरी अमीन का एग्जाम्पल है। तो एनिलीन डेफिनेटली प्राइमरी अमीन है, स्टेटमेंट 3 भी सही। इसका मतलब तीनों स्टेटमेंट्स 1, 2, 3 करेक्ट है। ऑप्शन 2, 3, 4 सब में कोई ना कोई करेक्ट स्टेटमेंट को गलत मान रहे हैं, इसलिए उन सबको रिजेक्ट करेंगे। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 1, 2 and 3 आर करेक्ट। क्लियर है? चलते हैं आगे। क्वेश्चन 83, ethyl chloride reacts with a large excess of ethanolic ammonia. What is the major organic product formed in this reaction? Option 1 is ethyl amine. Option 2 is diethyl amine. Option 3 is triethyl amine. Option 4 is tetraethyl ammonium chloride. तो देखो यहाँ पे रिएक्शन का नाम ही बता रहा है क्लू, इथाइल क्लोराइड प्लस इथेनॉलिक अमोनिया, ये होता है अमोनोलिसिस, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय अमोनिया। अब अमोनिया क्या करेगा? नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये अटैक करेगा कार्बन बेरिंग क्लोरीन पे और क्लोराइड आयन बाहर निकल जाएगा। पहला प्रोडक्ट बनेगा प्राइमरी अमीन, मतलब इथाइल अमीन। अब कंफ्यूजन क्या होता है स्टूडेंट्स को? वो सोचते हैं कि प्राइमरी अमीन आगे रिएक्ट करके डाईइथाइल अमीन, ट्राईइथाइल अमीन और लास्ट में टेट्राइथाइल अमोनियम सॉल्ट बना लेगा। ये बिल्कुल सही है कि थ्योरेटिकली ये सारे स्टेप्स पॉसिबल है, लेकिन क्वेश्चन ने एक कीवर्ड दिया है, लार्ज एक्सेस ऑफ इथेनॉलिक अमोनिया, मतलब अमोनिया बहुत ज्यादा है, इथाइल क्लोराइड कंपैरेटिवली कम है। जब अमोनिया एक्सेस में होता है तो जो फ्रेशली फॉर्म्ड इथाइल अमीन है उसके पास कंपीट करने का मौका कम हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल कौन ज्यादा है मीडियम में? अमोनिया। इसलिए इथाइल क्लोराइड ज्यादातर अमोनिया से ही रिएक्ट करेगा, प्राइमरी अमीन से नहीं।
इस वजह से मेजर प्रोडक्ट प्राइमरी अमीन यानी इथाइल अमीन ही रहेगा। डाइइथाइल अमीन, ट्राइइथाइल अमीन, टेट्रा इथाइल अमोनियम क्लोराइड, ये सब माइनर साइड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जब एल्काइल हैलाइड एक्सेस में हो। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, इथाइल अमीन। क्लियर है? चलते हैं आगे। क्वेश्चन 84। एड्रेनालिन, a hormone containing a secondary amino group, regulates blood pressure. Calculate the approximate percentage by mass of nitrogen in adrenaline. Formula is C9H13NO3. Atomic masses are C equals 12, H equals 1, N equals 14, and O equals 16. Options are with these values. Option 1 is 7.65%, option 2 is 8.38%, option 3 is 8.74%, option 4 is 3.85%. तो देखो यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है परसेंटेज बाय मास ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड। फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। बस यही करना है। पहले एड्रेनालिन का मोलर मास निकलते हैं, C9H13NO3, कार्बन 9 एटम्स, एक कार्बन का मास 12, तो 9 into 12 equals 108. हाइड्रोजन 13 एटम्स, मास 1 ईच, तो प्लस 13। नाइट्रोजन एक एटम, मास 14, तो प्लस 14। ऑक्सीजन 3 एटम्स, 16 ईच, तो 3 into 16 equals 48। इसको भी ऐड करो। अब टोटल ऐड करते हैं, 108 plus 13 equals 121. 121 plus 14 equals 135. 135 plus 48 equals 183 ग्राम पर मोल। तो मोलर मास आया 183। अब नाइट्रोजन की मास कितनी है? सिर्फ एक नाइट्रोजन एटम है, मास 14 ग्राम पर मोल। परसेंटेज बाय मास इक्वल्स 14 divided by 183 into 100. रफ कैलकुलेशन करो। 14 by 183 is approximately 0.0765. into 100 करोगे तो अराउंड 7.65% आएगा। जो 8.38% है ना, वो तब आता है जब आप गलती से एक ऑक्सीजन मिस कर देते हो, मोलर मास कम ले लेते हो। 8.74 तब आता है जब न्यूमरेटर में ऑक्सीजन का 16 डाल दिया नाइट्रोजन के 14 की जगह, और 3.85% तब आएगा जब बच्चा नंबर ऑफ एटम से परसेंटेज निकलने लग जाता है, मास से नहीं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, 7.65%। क्लियर है? चलते हैं आगे। क्वेश्चन 85। Living organisms are intricate systems composed of diverse complex biomolecules that perform essential functions. Which of the following is not primarily classified as a complex biomolecule, forming the fundamental structure and machinery of life? With these options. Option 1 is proteins. Option 2 is carbohydrates. Option 3 is mineral salts. Option 4 is lipids. तो देखो यहाँ पे कीवर्ड है कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल, जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर और मशीनरी ऑफ लाइफ बनाते हैं। मतलब हम बात कर रहे हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स की, जैसे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और साथ में न्यूक्लिक एसिड्स भी, जो ऑप्शंस में गिवन नहीं है, बट आपको कैटेगरी याद होनी चाहिए। ऑप्शन 1 प्रोटीन्स, ये तो बिल्कुल क्लासिक कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल है। अमीनो एसिड्स के लॉन्ग चेन्स, स्पेसिफिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, एंजाइम्स, हार्मोन्स, रिसेप्टर्स, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, सब कुछ प्रोटीन से बनता है, तो इसको गलत मार्क करना ही गलत होगा। ऑप्शन 2 कार्बोहाइड्रेट्स, इनमें सिंपल शुगर्स भी आते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, चिटिन, ये सब मेजर स्ट्रक्चरल और स्टोरेज बायोमोलिक्यूल्स है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स भी कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स की कैटेगरी में आते हैं, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन 4 लिपिड्स, स्टूडेंट्स को यहाँ कंफ्यूजन होता है क्योंकि लिपिड्स पॉलीमर टाइप रिपीटिंग यूनिट से नहीं बनते, बट फिर भी ये कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स है। फॉस्फोलिपिड से सेल मेम्ब्रेन बनती है, ट्राइग्लिसराइड्स एनर्जी स्टोरेज, स्टीरॉइड्स हार्मोन्स, यानी कि स्ट्रक्चर भी, सिग्नलिंग भी, स्टोरेज भी, तो लिपिड्स भी फंडामेंटल मशीनरी का पार्ट है।
ऑप्शन 3 मिनरल सॉल्ट्स। ये क्या है? सिंपल इनऑर्गेनिक आयंस जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, क्लोराइड। ये एसेंशियल जरूर हैं, ग्रेडियंट्स बनाते हैं, कोफैक्टर्स होते हैं, ऑस्मोटिक बैलेंस, नर्व इंपल्स सब में रोल है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स नहीं होते। ना ये मैक्रोमोलिक्यूल है, ना ये बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। इसलिए जो नॉट प्राइमरीली क्लासिफाइड एज कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल है, वो है मिनरल सॉल्ट्स। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्लियर है? चलते हैं आगे। क्वेश्चन 86 assertion A is rhamnose C6H12O5 is classified as a carbohydrate despite its molecular formula not fitting CxH2OY. Reason: R is carbohydrates are defined as polyhydroxyaldehydes or ketones or compounds yielding them on hydrolysis, overriding the empirical formula CxH2OY. Option 1 is both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Option 2 is both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Option 3 is A is true, but R is false. Option 4 is A is false, but R is true. तो देखो यहाँ पे पहले असर्शन समझते हैं। रैमनोज का फॉर्मूला दिया है C6H12O5। अब टिपिकल जो तुम लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला याद रखते हो कार्बोहाइड्रेट्स का, वो होता है CxH2OY, मतलब कार्बन के साथ वाटर जैसा रेशियो। रैमनोज इज 6-डीऑक्सी-एल-मेनोज, यानी कि एक मोनोसैकेराइड है, शुगर है, स्ट्रक्चर वाइज बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट जैसा, मल्टीपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्लस एक एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप टाइप। तो चाहे फॉर्मूला थोड़ा ऑफ लग रहा हो CxH2OY से, फिर भी स्ट्रक्चरली इट इज अ कार्बोहाइड्रेट, इसलिए असर्शन बिल्कुल ट्रू है। अब रीजन को देखो। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या बोलती है? कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, या फिर ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोलिसिस पर इनको देते हैं। यानी कि फोकस किस पे है? स्ट्रक्चर पे, फंक्शनल ग्रुप्स पे, नॉट ओनली ऑन एम्पेरिकल फॉर्मूला CxH2OY। इसलिए जो ओल्ड स्कूल फॉर्मूला बेस्ड डेफिनेशन है, वो ओवरराइड हो चुकी है स्ट्रक्चरल डेफिनेशन से। तो रीजन भी ट्रू है। और क्या ये रीजन एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर रहा है कि रैमनोज फॉर्मूला फिट ना करने के बाद भी कार्बोहाइड्रेट क्यों है? हाँ, क्योंकि स्ट्रक्चरल डेफिनेशन फॉलो करते ही हम रैमनोज को कार्बोहाइड्रेट क्लासिफाई करते हैं। तो ए भी ट्रू, आर भी ट्रू, और आर ही ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्लियर है? चलते हैं आगे। क्वेश्चन 87 A 90-gram sample of glucose C6H12O6 is completely acetylated using acetic anhydride. Assuming 100% yield, what is the mass of acetic anhydride in grams consumed in the reaction? Option 1 is 255 gram. Option 2 is 51 gram. Option 3 is 306 gram. Option 4 is 150 gram. तो देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है एसिटिलेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के पास कितने हाइड्रोक्सिन ग्रुप्स होते हैं जो एसिटिलेट हो सकते हैं? एल्डिहाइड को छोड़ दो, नॉर्मली 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स एसिटिलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब 1 मोल ग्लूकोज रिएक्ट्स विद 5 मोल्स ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। ये स्टोइक्योमेट्री सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी कैलकुलेशन करते हैं। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इज 180 ग्राम पर मोल। हम दिया है 90 ग्राम ग्लूकोज, तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज हो गए 90 डिवाइडेड बाय 180, दैट इज 0.5 मोल। अगर 1 मोल ग्लूकोज को 5 मोल एसिटिक एनहाइड्राइड चाहिए, तो 0.5 मोल ग्लूकोज को चाहिए 0.5 इंटू 5, यानी 2.5 मोल एसिटिक एनहाइड्राइड। क्लियर है? अभी एसिटिक एनहाइड्राइड का मोलर मास ले लो, C4H6O3, दैट इज 102 ग्राम पर मोल। तो मास इक्वल्स मोल्स इनटू मोलर मास, 2.5 इंटू 102 आएगा 255 ग्राम। यही हमारा रिक्वायर्ड मास है। अभी ऑप्शंस एलिमिनेट करो। ऑप्शन 2 51 ग्राम तब आएगा जब तुम गलती से 1:1 स्टोइक्योमेट्री ले लोगे। ऑप्शन 3 306 ग्राम
तब आता है जब तुम 6 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अज्यूम कर लेते हो। ऑप्शन 4 150 ग्राम तब आता है जब तुम एसिटिक एनहाइड्राइड की जगह एसिटिक एसिड का मोलर मास यूज कर दोगे। तो ये सब ट्रैप्स हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 255 ग्राम। क्लियर है? चलते हैं आगे। क्वेश्चन 88। A 324-gram sample of starch undergoes complete hydrolysis with dilute sulfuric acid at 393 K under pressure. Assuming 100% yield, what is the theoretical mass of glucose produced? Option 1 is 360 gram. Option 2 is 324 gram. Option 3 is 291.6 gram. Option 4 is 288 gram. तो देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल स्टोइकियोमेट्री का है, बस ध्यान से सुनो। स्टार्च का रिपीटिंग यूनिट होता है C6H10O5 और जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है वाटर के साथ तो रिएक्शन होती है C6H10O5 होल N प्लस NH2O गिव्स NC6H12O6। मतलब हर एक स्टार्च यूनिट से एक ग्लूकोज बन रहा है, 1:1 रेशियो। अब मोलर मास कंपेयर करते हैं। C6H10O5 का मोलर मास है 162 ग्राम पर मोल और ग्लूकोज C6H12O6 का मोलर मास है 180 ग्राम पर मोल। हाँ, इसलिए हाइड्रोलिसिस में वाटर ऐड हो रहा है, इसलिए प्रोडक्ट का मास ज्यादा आएगा, कम नहीं। अब हमारे पास स्टार्च कितना है? 324 ग्राम। मोल्स ऑफ स्टार्च यूनिट हो जाएंगे 324 डिवाइडेड बाय 162 दैट इज 2 मोल्स। स्टोइकियोमेट्री 1:1 है तो ग्लूकोज के भी 2 मोल्स बनेंगे। अब मास ऑफ ग्लूकोज निकाल लो। 2 मोल्स इंटू 180 ग्राम पर मोल इक्वल 360 ग्राम, यानी कि थ्योरेटिकल मास ऑफ ग्लूकोज 360 ग्राम आएगा। ऑप्शन 2 324 ग्राम तब आता जब तुम वाटर का मास इग्नोर कर देते, जो गलत है। बाकी ऑप्शंस 3 एंड 4 रैंडम कैलकुलेशन मिस्टेक से आए हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 360 ग्राम। क्लियर है? चलते हैं आगे। क्वेश्चन 89। A monosaccharide upon reaction with bromine water yields a monocarboxylic acid containing the same number of carbon atoms. This observation confirms the presence of which functional group in the monosaccharide with these options. Option 1 is an aldehyde group. Option 2 is a ketonic group. Option 3 is a primary alcoholic group. Option 4 is a secondary alcoholic group. तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन का कीवर्ड है ब्रोमीन वाटर एंड सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाला मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। ब्रोमीन वाटर क्या है? ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये स्पेशली एल्डिहाइड ग्रुप को ऑक्सीडाइज करता है इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन कार्बन चेन को ब्रेक नहीं करता। मतलब जितने कार्बन पहले थे उतने ही बाद में रहेंगे। अगर मोनोसैकेराइड में एल्डिहाइड ग्रुप होगा, जैसे ग्लूकोज में C1 पे एल्डिहाइड, तो ब्रोमीन वाटर उसको कन्वर्ट कर देगा इनटू एल्डोनिक एसिड, जैसे ग्लूकोनिक एसिड। यानी सिर्फ CHO कन्वर्ट हो गया COOH में, बाकी सब सेम। इसे पता चलता है कि फंक्शनल ग्रुप था एल्डिहाइड, इसलिए ऑप्शन 1 बिल्कुल फिट बैठता है। अब रॉन्ग ऑप्शंस हटाओ। कीटोनिक ग्रुप यानी कीटोस शुगर्स ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडाइज ही नहीं होते, उनको इतनी माइल्ड कंडीशन अफेक्ट नहीं करती। प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड तक ले जाना हो तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स चाहिए, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट टाइप। ब्रोमीन वाटर से नहीं होगा। सेकेंडरी अल्कोहल भी ब्रोमीन वाटर से इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता। तो ऑब्वियस है जो फंक्शनल ग्रुप कंफर्म होता है वो है एल्डिहाइड ग्रुप। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 एंड एल्डिहाइड ग्रुप। क्लियर है? चलते हैं आगे। क्वेश्चन 90। Cellulose, a predominant constituent of plant cell walls, is a polymer of glucose. If a cellulose molecule is formed by the polymerization of 100 beta D glucose units, what is its approximate molar mass in gram per mole? Molar mass of glucose is 180 gram per mole. Molar mass of water is 18 gram per mole. Option 1 is 18,000 gram per mole. Option 2 is 16,200 gram per mole. Option 3 is 17,982 gram per mole. Option 4 is 16,218 gram per mole. तो देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन।
सेल्यूलोज बनता है बीटा डी ग्लूकोज यूनिट से और हर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनने पे एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। मतलब अगर मेरे पास या ग्लूकोज यूनिट्स हैं तो बॉन्ड्स कितने बनेंगे? हमेशा n-1। इसलिए वाटर मॉलिक्यूल्स लॉस्ट होंगे n-1। क्लियर है यहां तक? अब डेटा पे आओ। ग्लूकोज के 100 यूनिट्स है। एक ग्लूकोज का मोलर मास 180 ग्राम पर मोल है। तो अगर इन सबको सिंपली ऐड कर दूं विदाउट वाटर लॉस तो 100 इंटू 1800 इक्वल टू 1800,000 ग्राम पर मोल आएगा। ये है ऑप्शन 1 जो बिल्कुल गलत है क्योंकि इसने वाटर लॉस को इग्नोर कर दिया। अब वाटर लॉस कैलकुलेट करो। वाटर मॉलिक्यूल्स लॉस्ट इक्वल टू 100 माइनस 1 इक्वल टू 99। एक वाटर का मोलर मास 18 ग्राम पर मोल, तो 99 इंटू 18। इसको सॉल्व करो। 100 इंटू 18 इज 1800 माइनस 18 इज 17,082 ग्राम पर मोल। अब एक्चुअल पॉलीमर का मोलर मास होगा 18,000 माइनस 1782 जो आता है 16,218 ग्राम पर मोल। ये मैच कर रहा है ऑप्शन 4 से। ऑप्शन 2 16,200 है, मतलब इसने रफली 100 वाटर मॉलिक्यूल्स माइनस कर दिए येन के हिसाब से, जो कंसेप्चुअली गलत है। ऑप्शन 3 17,982 है, मतलब सिर्फ एक ही वाटर मॉलिक्यूल माइनस किया, जो भी गलत है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 16,218 ग्राम पर मोल। क्लियर है? चलते हैं आगे।